नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गैरसैंण में आयोजित कैबिनेट बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। बैठक में कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली में संशोधन पर मुहर लगाई है। इसके तहत विधवा पुत्रवधू को भी मृतक आश्रित में शामिल किया गया है, जो अहम फैसला माना जा रहा है। साथ ही निजी वन अधिनियम में अब वित्तीय दंड का प्रावधान होगा। इसके अलावा अन्य निर्णय भी लिए गए हैं। गैरसैंण में आयोजित कैबिनेट बैठक में पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। वन संरक्षण अधिनियम के संशोधन प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश निजी वन अधिनियम में सजा का प्रावधान हटाकर वित्तीय दंड को बढ़ाया गया है। वहीं साल 2018 की पर्यटन ऑपरेशनल गाइडलाइन में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा बैठक में पीएमजीएसवाई के 38 कनिष्ठ अभियंताओं को ग्राम विकास में लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में हुए ड्रोन शो को स्वीकृति दी गई है। वहीं कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया, जिसके तहत विधवा पुत्रवधुओं से भी मृतक आश्रित में शामिल किया गया है। ऐसे में अब बहू को भी पेंशन समेत अन्य लाभ दिए जाएंगे। तो उत्तराखंड कैबिनेट में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बेहद महत्वपूर्ण ये प्रस्ताव जिन पर मुहर लगी है। कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे कि कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जिन पर मुहर लगी है। विधवा पुत्रवधू भी मृतक आश्रित में शामिल। कैबिनेट में पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दी। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को कृषि विभाग की ओर से भाड़ीसैंण में मिलेट भोज का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस दौरान मांगल गीत के बीच पहाड़ी व्यंजनों का आनंद भी लिया। कृषि विभाग की तरफ से आयोजित मिलेट भोज में पहाड़ी व्यंजन परोसे गए, जिसमें गैत का फानू, लाल चावल, गोदे की रोटी, अरसा, झंगोरे की खीर और आलू के गुटके बनाए गए थे। इस मिलेट भोज में सीएम पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, वित्तीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने एक ही टेबल पर सभी व्यंजनों का आनंद लिया। इसके अलावा इस मिलेट भोज में विधायक, अधिकारी, कर्मचारी और मीडिया के लोग भी शामिल हुए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिलेट मिशन में उत्तराखंड भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभा रहा है और दूर दूर तक इसके प्रति जागरूकता को लेकर भी राज्य सरकार प्रयासरत है। तो मोटे अनाज को लेकर लगातार देश में इसे बढ़ावा देने का प्रयास सरकार कर रही है। तो विधानसभा के बाहर मिलेट पार्टी रखी गई और मिलेट भोज में सीएम ने लिया पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद, जहां अलग अलग तरह के व्यंजन मौजूद थे। के अंदर आपने जब मिलेट्स का प्रस्ताव रखा, 76 देशों ने इसका समर्थन किया। 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स घोषित किया है। हमारी सरकार ने भी मिलेट्स की अपनी पॉलिसी बनाई है। मिलेट्स के लिए बजट में अलग से व्यवस्था की है। और आज कृषि मंत्री होने के नाते मेरे द्वारा मिलेट को प्रोत्साहन देने के लिए श्री अन्न भोज का आयोजन यहाँ आज विधानसभा के प्रांगण में किया गया। श्री अन्न है, जो मोटा अनाज है, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि जो लोग रेगुलर इसका सेवन करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे पहाड़ के लोगों की आयु 100 से ऊपर होती थी, क्योंकि वो मड़वा, झिगोरा ये खाया करते थे। के अंदर खबरों में आगे बढ़ेंगे। गैरसैंण से पहाड़ के बच्चों को सीएम पुष्कर सिंह धामी का गिफ्ट। फुलदई पर्व को बाल पर्व के रूप में मनाने का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों ने ये मांग की थी। फुलदई पर्व को बाल पर्व के रूप में मनाने की मांग की गई थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों की मांग मानी है। तो फुलदई पर्व को अब बाल पर्व के रूप में मनाया जाएगा। तो बच्चों की तरफ से यह आग्रह किया गया था कि फुलदई पर्व को बाल पर्व के रूप में मनाया जाए और इस आग्रह को मानते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब यह ऐलान किया है कि फुलदई पर्व के तौर पर बाल पर्व को मनाया जाएगा। तो फुलदेई पर्व को अब बाल पर्व के रूप में मनाने का ऐलान किया है।
फूलदेई पर्व हमारा एक प्रकृति के संरक्षण का भी पर्व है, प्रकृति के मैं कहूँ कि उल्लास का पर्व है और खुशी का पर्व है। और ये हमारी सांस्कृतिक और संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है। इसलिए मैं सबसे पहले तो इस पर्व पर सभी को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि सबके जीवन में ये फूलदेई पर्व, जिस प्रकार से फूलदेई पर्व पर हमारे सारे पुष्प जो है पूरी तरह से खिले होते हैं और प्रकृति भी खिली होती है। क्योंकि सच मानिए तो इस समय में जब फूलदेई पर्व मनाया जाता है और इसी के आसपास हमारा जो भारतीय नववर्ष है वो नववर्ष भी प्रारंभ होता है, तो निश्चित रूप से जो सूर्य की ऊर्जा है उसमें है वह भी और अधिक नज़दीक जो है पृथ्वी के पहुंचती है। ये पर्व हमारे लिए सांस्कृतिक रूप से हमारी संस्कृति से जुड़ने के लिए ये बहुत महत्व का पर्व है और इसलिए हमने इस फूलदेई पर्व को बाल पर्व के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया है कि आगे आने वाले वर्षों में ये बाल पर्व के रूप में मनाया जाएगा। वहीं गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गांधीगिरी, हाथ में पोस्टर लेकर विरोध कर रहे कांग्रेस विधायक को गले लगाया। हल्द्वानी विधायक का सुमित हृदयेश को सीएम धामी ने गले लगाया। सदन में सीएम धामी विपक्ष के नेताओं से हाथ जोड़कर मिले, तो हाथ में पोस्टर लेकर विरोध कर रहे कांग्रेस विधायकों से सीएम पुष्कर सिंह धामी गले लगाकर मिले। और गैरसैंण सदन में विशेषाधिकार हनन मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। आपको बता दें कि इसी मामले पर सदन में कांग्रेस ने जमकर हंगामा भी किया था। जसपुर विधायक आदेश चौहान ने यह मामला उठाया था। गुरुवार को सदन में पीठ को प्रमाणित प्रति दिखाकर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि पीठ को गुमराह किया गया है और मामला कोर्ट में विचाराधीन बताकर गलत जानकारी दी गई थी। विधायक आदेश चौहान ने प्रमाणित प्रति के साथ बताया कि मामला कोर्ट में गया ही नहीं है। पीठ को बताया गया कि विधायक आदेश चौहान के पास 6 साल से एक ही गनर है। विधायक ने पीठ के सामने पक्ष रखते हुए कहा कि इसमें भी पीठ को गुमराह किया गया। माना जा रहा है कि पीठ के इस आदेश के बाद उधम सिंह नगर के पुलिस कप्तान से लेकर पुलिस मुख्यालय तक के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। ये एक प्रयाग गनर है जो 6 साल से विधायक जी के साथ है। मैंने उनसे कहा कि भाई अगस्त से मेरे पास गनर नहीं है तो 6 महीने तो यही हो गए। 6 साल मुझे विधायक बने हो रहे हैं दूसरे टर्म में, 5 साल पिछले और 1 साल ये। मार्च में मुझे 6 साल पूरे हो रहे हैं, तो 6 महीने से मेरे पास गनर नहीं तो 5.5 साल बचे। उस 5.5 साल में बीच में मेरे पास 5 गनर और रहे हैं, तो वो भी गुमराह करने का काम किया कि जो उन्होंने उसमें झूठ दिया कहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये इन्होंने दिया है कि वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। मैंने उसमें आज वकील के द्वारा से रिपोर्ट मंगाई कि भाई 313 वर्ष 2022 थाना जसपुर से संबंधित आरोप पत्र न्यायालय श्रीमान प्रस्तुत होकर आज तिथि तक संज्ञान लिया जा चुका है। तो उन्होंने दिया है 16/3/23 को जी नहीं, जो ये मेरे पास है जो कोर्ट का आज ही की तारीख का। और ये रिपोर्ट जब आई होगी तो हफ्ता 10 दिन पहले आई होगी जो निर्णय दिया। तो वो मैं कह रहा हूँ कि जो एसएसपी है वो गुमराह करने का काम कर रहा है सरकार को और सदन को। तो मैंने सदन जो अपना पीठ से कहा तो उन्होंने मेरा जो विशेषाधिकार ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। और मैं जो उन्होंने कहा है कि अगर गलत तथ्य हो तो कार्रवाई की जाएगी। आज उन्होंने फिर एक अपने वो किए मुझे दिया, उन्होंने एक चिट्ठी दी है जहां उन्होंने कहा है कि उनके अवहेलना हुई है। तो इसलिए उस पत्र को देखकर मैंने संज्ञान लिया और उसके बाद ये निर्णय दिया जो आप लोगों ने सुना ही होगा कि अगर मुझे और मेरे द्वारा सदन को गलत जानकारी दी गई है तो जिसने भी दी गई है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। वहीं उधम सिंह नगर जिले की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के साथ ही अब सत्ता पक्ष भी सवाल सीधे सदन में उठा रहा है। रुद्रपुर जिले में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा के स्थानीय विधायक शिव अरोड़ा ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लव जिहाद और जमीनी जिहाद से जुड़े मुद्दे को सदन के भीतर उठाया। हालांकि शिव अरोड़ा ने सीधे तौर पर सरकार को टारगेट नहीं किया, लेकिन जिस तरह से भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने बयान दिया है उससे उधम सिंह नगर की कानून व्यवस्था और इंटेलिजेंस निशाने पर है। जिहादी मनोवृत्ति के लोग जो हैं कई सारे, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अतिक्रमण करते नजर आ रहे हैं।
मेरा चूँकि विधानसभा सीमांत विधानसभा है, मुरादाबाद रामपुर जैसे जो सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिले हैं उनका एक बॉर्डर लगता है, और मैं अपनी विधानसभा में अनवरत देख रहा हूं कि रामपुर मुरादाबाद से ऐसे जिहादी तत्व मेरी विधानसभा में अनवरत आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं। ज़मीनों पर कब्जा करना वो सरकारी भी हो सकती है, गैर सरकारी भी हो सकती है। जी हाँ। विधानसभा में बोलते हुए धारचूला से विधायक हरीश धामी खासा नाराज और उग्र हो गए, सदन से बाहर आ गए। धारचूला तहसील में 2 साल पूर्व आई आपदा में आज भी 30 परिवारों को विस्थापित करने का कोई प्लान तैयार नहीं हो सका है। हरीश धामी ने आरोप लगाया कि गरीब परिवारों की अनदेखी हो रही है और सदन में संसदीय कार्य मंत्री सही जवाब भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ के लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी इस राज्य को बनाने के लिए, और इस उद्देश्य से बनाया कि वे उत्तराखंड राज्य बनेगा तो पर्वतीय क्षेत्र के जो दुर्गम क्षेत्र के लोग हैं उनकी आवाज़ सदन तक जाएगी और उनकी बात सुनी जाएगी। आज जब मैं 30 परिवार जिनको सरकारी भूमि के नाम पे आपदा के जो है लाभ नहीं मिल रहा है तो उनका मामला उठाया, तो संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब जो था वो निराशाजनक है, और इसलिए मैंने उसका वॉकआउट भी किया। और मैंने साफ तौर पर कहा है अंबेडकर जी की मूर्ति को माला चढ़ाने से जो है श्रद्धांजलि नहीं होगी। श्रद्धांजलि उस दिन होगी जब इस तरह के दीन दुखी एससी के जो परिवार हैं, समाज के सबसे जो पिछड़ गए हैं जो तबके के लोग, उनको जब हम घर देंगे, उनको जो है राहत देने का काम करेंगे, तब उनको हम श्रद्धांजलि देना जो है सच्ची श्रद्धांजलि मानेंगे। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो निराश न हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ जाके मैं उनके लिए जो है कुछ ना कुछ व्यवस्थाएँ कराऊँगा। और लेकिन जो आज सदन में जवाब दिया गया है बहुत निराशाजनक है। और पहले भी कहते थे कि एक प्रदेश एक कानून, लेकिन आज ये तय कर दिया गया है कि क्षेत्रवाद के हिसाब पर जो है क्षेत्र को धन आवंटन होगा। वहीं गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के ऊपर कागज फेंकने और माइक तोड़े जाने के बाद बीजेपी महिला मोर्चा ने विरोध किया है। इसको लेकर देहरादून में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस का पुतला फूंका। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानती है, लिहाजा विधानसभा जैसे पवित्र स्थल पर ऐसे अशोभनीय कृत्य कर रही है। जिस तरह से विधानसभा एक उत्तराखंड के मंदिर के रूप में है और वहाँ पर उत्तराखंड के हर व्यक्ति के भविष्य का फैसला होता है, और कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से कृत्य वहाँ पर किया है, और एक हमारी जो पहली महिला स्पीकर उत्तराखंड की बनी है वो इसलिए बनी थी कि यहाँ की हर एक महिला ने इस उत्तराखंड राज्य को बनाने में जो संघर्ष किया है वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने महिला स्पीकर बना करके रितु खंडूरी जी को दिया था। गैरसैंण में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 1 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बजट को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया खास। बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है, नए उत्तराखंड का संकल्प लिया गया, हिंदुस्तान को श्रेष्ठ राज्य में शामिल होंगे। तो न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम बड़ी बातें कही। बजट को लेकर उन्होंने बड़ी बातें कहते हुए कहा कि नए उत्तराखंड का संकल्प लिया गया, बजट सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए लाया गया। तो बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है, नए उत्तराखंड का संकल्प लिया गया। हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य में शामिल होंगे। तो रोजगार और स्वरोजगार को बजट में प्राथमिकता दी गई। तो G20 समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद। राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगी G20 समिट। हमारे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, आपसे बातचीत करेंगे। सर, समावेशी बजट राज्य सरकार लेके आई है और जितना मैं बजट को समझ पाया, इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्टअप, युवा, इस पर बहुत फोकस किया गया। रोबोटिक सेंटर की भी बात है बजट में। तो सर, इसके पीछे क्या परिकल्पना रही? क्या रिसर्च वर्क है या लोगों से जो राय आई उसके आधार पर ये सब कुछ हुआ?
नहीं, लोगों से भी राय ली है और हमने कोशिश की है कि इस बजट में सभी को समाहित किया जाए। हर वर्ग के उत्थान के लिए युवा है, महिला है, उद्यमी है, स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योरशिप वाले लोग हैं, हमारे शिक्षार्थी हैं, सभी सम्मिलित हों और जो हमारा संकल्प नए उत्तराखंड का है उसको पूरा करने के लिए सभी लोग इसमें शामिल होकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड आगे बढ़ेगा और हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। सर, इस बजट को देखें तो एक चीज़ लगती है कि राज्य सरकार का फोकस इस बात पर भी है कि सरकारी रोजगार नौकरियों के साथ साथ युवा नौकरी देने वाले बने। स्टार्टअप्स को जिस तरह लाइनअप किया गया है और छोटी इकाइयों पर सरकार का फोकस है। निश्चित रूप से स्वरोजगार और रोजगार दोनों को ही केंद्रित किया गया है, क्योंकि स्वरोजगार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो हमारी नौकरियां हैं वो सीमित हैं। सरकारी नौकरियों में सीमित संख्या में लोग अपना काम कर सकते हैं, लेकिन अगर स्वरोजगार करेंगे तो बहुत सारे लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए हमने इस बजट में स्वरोजगार और रोजगार को दोनों को प्राथमिकता दी है। सर, अंतिम सवाल है, G20 के रूप में राज्य को 3 बैठकें मिली हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय फलक पर राज्य आगे बढ़ेगा। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में आयोजन हो रहे हैं। इससे सर कितना लाभ मिलने जा रहा है? नहीं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको 3 संगोष्ठियां इस राज्य के अंदर मिली हैं। पहली संगोष्ठी हमारी रामनगर में है और उसके बाद ये मार्च के महीने में ही होने जा रही है 28 और 29 को, और 2 संगोष्ठियां मई और जून में होनी है। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की विषय है। उसमें हमारे पूरी दुनिया के मेहमान भारत आएंगे, भारत से उत्तराखंड आएंगे। हम उनके आवाभगत में कहिए, उनके आतिथ्य में हर प्रकार की व्यवस्था करेंगे। इसलिए हमने सामान्य बजट में भी धनराशि का प्रावधान किया और भी जो धनराशि वहाँ उनके लिए चाहिए होगी वो भी करेंगे। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने बजट पर बातचीत करने के साथ ये बताया है कि युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में भी ये बजट बेहद अहम होगा। साथ ही G20 की जो 3 अहम बैठकें हैं उससे उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी चमकेगा। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, गैरसैंण। उत्तराखंड राज्य सरकार के बजट में 30% पैसा सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च होने जा रहा है। पहाड़ में कैथ लैब से लेकर नए मेडिकल कॉलेज और कैंसर अस्पताल मंजूर किया गया है, जबकि क्लस्टर के जरिए स्कूलों में शिक्षा सुधार का वायदा भी किया गया है। इन सभी मामलों पर न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2023 और 2024 के लिए गैरसैंण विधानसभा सत्र से अपना बजट पास कर लिया है और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सेक्टर को बहुत तवज्जो मिली है। कुल खर्च का 30% इन दोनों विभागों पर खर्च होने जा रहा है। हमारे साथ विभागीय मंत्री, जिनके पास शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों हैं, डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं। आपसे पूछते हैं सर, एक बड़ा बजट आपको मिला है, एक बड़ी परिकल्पना जो है उसे साकार करने का मौका मिलने जा रहा है, तो कितना ये महत्वपूर्ण बजट है और इसे आप किस रूप में देखते हैं, विशेषकर शिक्षा स्वास्थ्य के हिसाब से? देखिए, निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य और शिक्षा पे इस बार पर्याप्त बजट हमने दिया है दोनों विभागों को, और ये कल्पना है कि हम प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य की पूरी चिंता करेंगे। आयुष्मान भारत के लिए भी 400 करोड़ रुपये इस बार प्रावधान रखा है। हम क्लस्टर स्कूल के लिए भी इस बार पैसा दिया है। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए भी पैसा दिया है और PM श्री स्कूलों के लिए भी लगभग 92 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार के बजट में हमने बहुत फोकस दिया है कि भाई स्वास्थ्य के पर्याप्त बजट दिया है। स्वास्थ्य में इस बार एक नया कैंसर संस्थान हम हल्द्वानी में खोलने जा रहे हैं और रुद्रप्रयाग के कोटकी में नया नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। बाजपुर में एक नया नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। पिथौरागढ़ में नया मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। उधम सिंह नगर में नया मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। हरिद्वार में हम नया मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देहरादून और श्रीनगर में मेडिकल कॉलेजों को कैथ लैब दिया हमने। अब कोई भी क्रिटिकल मरीज जो है वो ना एम्स जाएगा, हमारे मेडिकल कॉलेज में इसका इलाज हो जाएगा। तो एक बड़ी कल्पना हमने अपने बजट में दी है। तो सर, इस बड़े बजट के साथ एक बड़ी चुनौती भी आ गई कि इन सब चीज़ों को टाइमली इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा, जो क्लस्टर स्कीम आप लाए हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, क्लस्टर स्कीम ये है कि जहाँ भी 5 से कम बच्चे होंगे उन स्कूलों को एक स्कूल में मर्ज करके एक बहुत बढ़िया स्कूल बनाया जाएगा, जो कि मॉडल स्कूल के रूप में आएगी। वहाँ पे बच्चों के लिए आने जाने का गाड़ी की व्यवस्था होगी, उनकी किराए की व्यवस्था होगी। वहाँ पे हॉस्टल देना होगा तो हॉस्टल दिया जाएगा। वहाँ पे खेल का सामान हो गया,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। जैसे पीएम श्री स्कूल हम प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 बना रहे हैं, वैसे हम क्लस्टर स्कूलों को बना रहे हैं। और ये कल्पना है कि हमारे बच्चे देश विदेश के बच्चों के साथ में अच्छे जो है प्रतिस्पर्धा में आगे आ जाए। सर, आज से बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। करीब 2.25 लाख बच्चे प्रदेश के परीक्षा दे रहे हैं। क्या कहेंगे उनको शुभकामनाओं के रूप में? और दूसरा, परीक्षाएं निर्विघ्न नकल विहीन हो, इसके लिए क्या प्रयास किए गए? देखिए, मैं एक तो जितने भी हमारे उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में आज बच्चे आज से जो है भाग ले रहे हैं, मैं अपनी ओर से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो अच्छी तैयारी करके जो है अपने पेपर देंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। और हमने ये भी किया है कि जो नकल विहीन परीक्षा इस बार पूरा हमने सभी परीक्षा केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है कि कैसे वहाँ पे बच्चे आएंगे, कैसे वहाँ उड़न दस्ते होंगे, ये सारी व्यवस्था कर रखी है। एक हमने ये भी किया है इस बार कि जो बच्चे 2 विषयों में फेल हो जाते हैं, उन बच्चों के लिए अलग से इस बार हम अंक सुधार परीक्षा भी कराने जा रहे हैं। तो एक नई कल्पना हमने इस बार बोर्ड परीक्षाओं में दी है। तो आप थे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी। इस बार के बजट में 30% का बजट, कुल बजट का, आपके ही विभागों में खर्च होना है और कई नई बड़ी परिकल्पनाएं इस बजट में उकेरी गई हैं। साथ ही आज से शुरू हुई बोर्ड परीक्षा में ऐसे बच्चे जिनके अंक कम आते हैं और वो फेल यदि होते हैं तो उनको अंक सुधार का भी मौका एक परीक्षा के रूप में मिलेगा। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, गैरसैंण। बुधवार को पेश हुए बजट को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने निराशाजनक बताया। करण माहरा का कहना है कि सरकार जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। जहां एक तरफ सरकार द्वारा इस बजट को युवाओं के लिए कल्याणकारी बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी से परेशान युवा सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। कोविड के दौरान अपनी सेवाएं देने वाले पैरामेडिकल स्टाफ को भी सरकार ने पद मुक्त कर दिया गया है। लगातार बेवकूफ बनाने का काम, नए सपने दिखाकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारे जो मुख्य काम है 4 धाम यात्रा, जिससे रोजगार भी है, प्रदेश का प्रचार प्रसार भी है, उस योजना के लिए केवल 10, उसकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केवल 10 करोड़ का बजट इस बजट में है, जो बहुत ही कम है। हॉर्टिकल्चर में बजट बढ़ा रखा गया है, लेकिन जो किसान हैं, काश्तकार हैं, उनको ट्रेनिंग का कोई उसमें प्रावधान नहीं है। उसके अलावा पर्यटन विभाग को 302 करोड़ का बजट दिया गया है, जो बहुत ही कम है इस राज्य के सापेक्ष। राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में उच्च शिक्षा निदेशालय और राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का विधिवत समापन हो गया है। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि सहायक उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर गोविंद पाठक रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रोफेसर पाठक एवं प्रोफेसर भगत ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रोफेसर गोविंद पाठक ने कहा कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के मूल मंत्र को हम सबको आत्मसात करना चाहिए। इस तरह की कार्यशाला का उद्देश्य छात्र छात्राओं को जागरूक करना है, ताकि यह छात्र छात्राएं जागरूक होकर समाज को जागरूक कर सके। 2 दिवसीय कार्यक्रम में कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया व पुरस्कार वितरण भी किया गया। पत्राचार के अनुसार हमें पूरे उत्तराखंड में ही सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सड़क सुरक्षा कार्यों को जन जागरूकता अभियान के रूप में चलाए जाने के अवसर पे निदेशालय से कोटाबाग महाविद्यालय को चुना गया था कि कोटाबाग महाविद्यालय से एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो रोड सेफ्टी का एक शुरू हो, और वो केवल कॉलेज तक ना रहे, पूरे यहाँ महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से वो पूरे एक जन जन तक, लोगों तक वो पहुँचाए जाए, कैसे रोड सेफ्टी हमें फीचर्स यूज़ करने हैं। मसूरी के देहरादून आ रही उत्तराखंड रोडवेज की बस के ब्रेक फेल हो गए हैं। बस के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए ढलान होने के बावजूद पहले तो बस की स्पीड को कंट्रोल किया, फिर बस को दीवार पर टकरा दिया। इस तरह मसूरी देहरादून मार्ग पर मसूरी गर्ल्स स्कूल के समीप मोड़ पर ड्राइवर ने दीवार पर बस टकराकर बड़ा हादसा होने से रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बस में बैठे 35 सवारी बाल बाल बच गए। मैं उतर के सफाई कर रहा था गाड़ी की, तो ये ऊपर से गाड़ी हॉर्न देते आ रही थी। तो हॉर्न देने का मतलब ये है कि ड्राइवर को कोई परेशानी थी, तो उसने हॉर्न बजा रखा था दबा के। तो फिर जब गाड़ी यहाँ पे आ गई तो मैं भी एकदम पीछे इधर हट गया और गाड़ी जाके इधर लगी सामने। तो ड्राइवर की सूझबूझ इसको कहा जा सकता है। अगर वो हॉर्न ना बजाता तो समझो नींद में था,
उसने हॉर्न भी बजाया, लोगों को भी बचाया, और यहाँ पे जगह थी, इसने रोक दी गाड़ी। अगर शायद नीचे जाती तो हादसा बहुत बड़ा होता। गाड़ी नहीं कंट्रोल हो पाई, जिस कारण मैंने जो है अपनी सूझबूझ देखते हुए जो है गाड़ी को दीवार में जाकर। कितने सवारी थी इसमें? गाड़ी में लगभग 35 सवारी। 35 सवारी थी। तो क्या आप लोग पहले चेक नहीं करते चलने से? चेक करते हैं सर। तो वजह क्या हुआ होगा? वजह प्रेशर डाउन होने के कारण। तकनीकी खामियां कहीं न थी। समझदारी होने के कारण उसमें दीवार में नहीं मारता तो। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।